अब हो गए, हो रहे नहीं। कोई भी नहीं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू लिसन मी? गिव मी इंडिकेशन बाय रेजिंग योर हैंड्स। ओके जी, सिर्फ समील हसन सुन पा रहे हैं। चलें जी, तब्रेज। ओके जी, थैंक यू बेटा। बेटे बस स्टूडेंट्स का वेट हो रहा है, थोड़ा सा सिस्टम में इशू था, आईडी का इशू था, वो रिजॉल्व कर रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया तो अब स्टूडेंट या सो के नहीं उठे या उन्होंने अभी तक क्लास का उन्हें आइडिया नहीं है। पार्टिसिपेंट्स बहुत कम शो हो रहे हैं। चले 2 मिनट्स और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आधी क्लास हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कहीं। मोमना यासीन जी, बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपसे कहना था कि ये हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये एसेट्स हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि ये रिसीवेबल्स में जाएंगे, ये कैश में जाएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे। ये कैसे पता चलेगा? इन्वेंट्री में बेटे गुड्स जाती हैं। ठीक है, रिसीवेबल देखो, हम ऐसा करते हैं, आज ना एक छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेते हैं, खुद से एग्जांपल्स लेते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके आपको रिसीवेबल्स की और पेबल्स की। फिर ठीक है, एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, एक सिंपल क्वेश्चन देकर ना बॉब का कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस दे दी। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस जो है हमें ऑनवर्ड चैप्टर में जाके उनको देनी चाहिए थी, वहां जाके डिस्कस करना चाहिए था, जब हमने इंडिविजुअली डिटेल में हर पॉइंट को पढ़ लेना था। ये छोटे छोटे पॉइंट पे एक एक कंप्लीट चैप्टर है, जब वहां हमें ग्रिप हो जाती फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए थी। यहाँ पे क्योंकि पहले से दिया हुआ है तो हमें थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ा उन पॉइंट्स का, वो आपके लिए इस लेवल पे थोड़ा टफ है उसको अंडरस्टैंड करना। सॉरी। इसके अलावा कोई इश्यू है तो बेटा बताइए। ये जस्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस है, और दूसरा ये तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस है, बिल्कुल इंट्रो लेवल पे आ गई है, तो इसमें आपका कोई इशू नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, डोंट वरी, ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। ये चीजें आपको माइनर लगनी शुरू हो जाएंगी। मेरा ख्याल है काफी वेट हो गया, स्टार्ट करें। चलो बेटे, हमने काफी वेट कर लिया, मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी फिर हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा बेटे, रिसीवेबल्स में और पेएबल्स में इश्यूज आ रहे। रिसीवेबल्स कब आएंगे? रिसीवेबल का ये चीज याद रखिएगा, रिसीवेबल का हेड हम क्रिएट कब करते हैं? बेटे रिसीवेबल का हेड क्रिएट होता है अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। एब्रीवेशन यूज करिए। रिसीवेबल्स का अकाउंट हम बेसिकली किनके लिए ओपन करते हैं? अपने क्रेडिट कस्टमर्स के लिए, जिनको हम बोलते हैं डेटर्स। उनके लिए ये हम अकाउंट ओपन करते हैं। ये अकाउंट हमें कब ओपन करना पड़ता है? जब हमारी सेल्स क्रेडिट बेसिस पे होती है, ऑन अकाउंट होती है। अब जब हम उधार बेचते हैं तो बेटे कौन कौन से इफेक्ट्स आएंगे? जब आपने चीज बेची, एक तो आपका सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो गया, ठीक है, एक आपका सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो गया। दूसरा इसका इफेक्ट क्या है बेटा जी? हमने चीज बेच दी, पैसे नहीं आए। अगर पैसे आए होते दूसरा इफेक्ट हमारे पास कैश होता।
पैसे नहीं आए, उधार बेचा है, पैसे हमने रिसीव करने हैं, इसलिए अब आपका सेकेंड इफेक्ट किसमें जाएगा, ये अकाउंट रेस हो जाएगा, आपका रिसीवेबल का अकाउंट रेस हो जाएगा। क्रेडिट सेल्स की वजह से हो क्या रहा है, आपका सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और आपका रिसीवेबल का बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। अब हमें ये रिसीवेबल का बैलेंस किन किन रीजंस की वजह से डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होता है, देखो, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स इंक्रीज कब होंगे, जब क्रेडिट सेल्स होगी, और डिक्रीज कैसे होंगे, क्रेडिट सेल्स के अंगेंस्ट में आपकी जो भी एडजस्टमेंट्स हुई होंगी उनके अंगेंस्ट में आपके रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज इन रिसीवेबल्स कैसे कैसे डिक्रीज होंगे, जनाब उधार चीज कस्टमर को बेची, या तो कस्टमर ने हमें पैसे दे दिए, आपने कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया, तब भी रिसीवेबल का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। आपके कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा कंफर्म आपको बता दिया मैं नहीं दे सकता, आपके बैड डेट्स का लॉस हो गया, तब भी डिक्रीज हो जाएगा। कुछ कस्टमर्स ने हमें ये कहा कि जनाब डाउट है शायद हम आपको पे ना कर सके, तो जनाब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वो एक्सपेक्टेड डाउटफुल डेट के लॉस को भी बुक करना पड़ेगा। तो डाउटफुल डेट की वजह से भी आपका रिसीवेबल का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। चाहे रिसीवेबल के अगेंस्ट में कैश आया, जब भी ये रिसीव होगा, कैश नहीं आया, कंफर्म लॉस है, उसकी वजह से भी रिसीवेबल डिक्रीज होंगे, आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनकी वजह से भी रिसीवेबल डिक्रीज होंगे। इसके अलावा भी बहुत सी रीजंस होती हैं जो ऑनवर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे देखो, हमने अपने कस्टमर से जनाब 100,000 रिसीव करना था, हमने 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया हुआ था, हमने 100,000 अपने कस्टमर से लेना था, 1 लाख की उधार चीजें बेची हुई थी, हमने अपने, क्योंकि वो क्रेडिट कस्टमर है हमें उसको टाइम देना पड़ा, हमने कहा कि भाई साहब हम 2 महीने के बाद आपसे पैसे ले लेंगे, लेकिन हमें जल्दी पैसों की जरूरत पड़ गई, हमने कहा कि जनाब हम आपको डिस्काउंट का ऑप्शन देते हैं, अगर आप 2 मंथ से पहले विद इन 15 डेज, सपोज 15 डेज में आप हमें पेमेंट कर देंगे, हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। अब कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने हमें 90% पेमेंट कर दी विद इन 15 डेज, 10% हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, 1 लाख में से आपका 90,000 का कैश रिसीव हो गया, उसकी वजह से भी बैलेंस आपका रिसीवेबल का कम हो जाएगा। आपने 10% अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, तो उस डिस्काउंट की वजह से भी रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा, एंड दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके रिसीवेबल और पेएबल के बैलेंसेस डिक्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग चैप्टर्स में जो मोटे मोटे से पॉइंट्स जो आगे हुए हैं मजबूरन हमें डिस्कस करना पड़े स्टार्टिंग लेवल पे, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक एक चैप्टर में एक एक नया पॉइंट आएगा, वहां हम इसको लेकर चलेंगे। तो अभी तक जो एप्लीकेशन आई है उसमें क्या है कि जनाब रिसीवेबल का हेड क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स क्रिएट होता है। तो अब जब चीज बेचेंगे तो हमने पैसे लेने हैं, रिसीवेबल का बैलेंस आपका इंक्रीज होगा। अब रिसीवेबल क्या है, रिसीवेबल आपके करंट एसेट्स हैं। अब डेबिट क्रेडिट रूल क्या कहता है कि जनाब अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको क्या करें, डेबिट। इन तमाम सिचुएशन में जहां जिस जिस रीजन की वजह से आपके रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ता है, वहां वहां हम रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। और इन रीजंस के अंगेंस्ट में, जिन जिन रीजंस के अंगेंस्ट में आपके रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा, रिसीवेबल एसेट है तो वो कम होगा, तो इन तमाम सिचुएशन में हम रिसीवेबल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि मोमना बेटे आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्दर ऑनवर्ड चैप्टर में भी ये पॉइंट्स बार बार रिपीट होंगे, फर्दर हमारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। इसी तरह रिसीवेबल के बाद हम बात करते हैं पेएबल्स की। तो बेटे पेएबल्स का हेड हम क्यों क्रिएट करते हैं, कब आता है, ये आता है बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेसेस। जब हम उधार चीज खरीदते हैं बेटे, जब हम उधार चीज खरीदेंगे तो जनाब जिनसे उधार चीज खरीदेंगे वो हमारे सप्लायर्स क्या कहलाएंगे, क्रेडिट सप्लायर। उनको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में
क्या नाम देते हैं, हम उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स के लिए हम अपनी बुक्स में जो अकाउंट ओपन करते हैं बेटे उसका नाम क्या है, पेएबल अकाउंट। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वजह से जिस तरह हमने देखा कि रिसीवेबल का बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसी तरह आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वजह से पेएबल का बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज भी होता है। इसे यहाँ पे इंडिविजुअली मेंशन करते हैं। इंक्रीज इन पेएबल्स, पेएबल्स का बैलेंस क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेजेस। तो उधार खरीदेंगे, पैसे देने वाले, हमारा बैलेंस जो है, बैलेंस टू बी पेड, वो इंक्रीज हो जाएगा, पेएबल आपके इंक्रीज हो जाएंगे। पेएबल्स क्या है, पेएबल्स का मतलब है कि हमें पैसे देने, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम क्या है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज जब बढ़ती हैं, हमें डेबिट क्रेडिट रूल क्या सिखाता है कि जनाब लायबिलिटीज बढ़े तो उनको आपने क्या करना है, क्रेडिट। यहाँ पे अब तक के डिस्कशन में बेटे मैंने आपको रिसीवेबल और पेएबल के इंक्रीज होने की एक रीजन बताई है, इसके अलावा रीजंस भी हैं, वो फॉर द टाइम बिंग हम होल्ड करेंगे यहाँ पे। तो जनाब रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स, और पेएबल आपके इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेसेस। अब ये डिक्रीज किस वजह से होगा, मेरी लायबिलिटी कम कब होगी, जब मैं लायबिलिटी के अगेंस्ट में पैसे दे दूंगी। अच्छा जनाब, या तो मैंने उधार चीज बेची है और मैं कैश पे कर दूंगी, मैंने कैश पे कर दिया, मेरी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होगी तो उसको क्या करेंगे जनाब, हम डेबिट क्रेडिट रूल में उसे डेबिट करेंगे। इसके अलावा लायबिलिटी कम कैसे हो सकती है जनाब, उधार चीज खरीदी, पसंद नहीं आई, फॉल्टी थी, या हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं थी, हमने ऑर्डर कुछ और प्लेस किया, यूनिट्स कुछ और रिसीव किए, हमने क्या करना है, उन परचेजेस आइटम्स को रिटर्न कर देना है। तो इट मींस कि जनाब परचेज रिटर्न के अगेंस्ट भी हमारे पेएबल का बैलेंस कम होगा। जनाब चीज खरीदी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, हमने पैसे अदा करने थे, इससे लायबिलिटी इंक्रीज हुई, खरीदी हुई चीज वापस कर दी, तो अब मुझे पैसे अदा नहीं करने पड़ेंगे, मेरी लायबिलिटी कम हो गई। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि जनाब जिस तरह मैंने रिसीवेबल में बेटे सपोज किया कि हम अपने कस्टमर से जल्दी कैश रिकवर करने के लिए उसे डिस्काउंट का इंसेंटिव देते हैं, इसी तरह ये इंसेंटिव हमें भी मिल सकता है। हम अपने सप्लायर के क्या हैं, कस्टमर्स हैं। जनाब हमने पेमेंट करना थी, हम क्रेडिट कस्टमर्स हैं अपने सप्लायर्स के, जिनसे हमने उधार चीज खरीदी, उन्होंने 1 महीने का हमें टाइम अलाउ किया कि आप 1 मंथ में हमें पेमेंट कर दीजिएगा। उन्हें कैश की जल्दी जरूरत पड़ गई, उन्होंने कहा कि जनाब आप अगर हमें 10 दिनों में पेमेंट कर देंगे हम आपको डिस्काउंट देंगे। अब मैंने सोचा जनाब 1 महीने में पेमेंट तो करना है, अगर 1 महीने में पेमेंट करी तो फुल अमाउंट पे करनी पड़ेगी, मेरे पास सरप्लस कैश है, तो चलें हम 10 दिनों में ही पेमेंट कर देते हैं। विद इन 10 डेज पेमेंट करूंगी तो मुझे कम पेमेंट करना पड़ेगी, 100% पेमेंट नहीं करना पड़ेगी। मेरा सप्लायर कह रहा है कि आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे हम, तो इसका मतलब है कि 95% मुझे कैश पे करना पड़ेगा, 5% मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसकी वजह से भी मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसा डिस्काउंट जो हमें मिलेगा हमारे सप्लायर की तरफ से वो कहलाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जनाब इन रीजंस की वजह से आपका पेएबल का बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉइंट है जो आपको इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज आ रहे हैं, वो आप लोग पहले मेरे से डिस्कस कर लीजिए, 1 बाय 1 क्वेश्चन रेज कीजिए, फिर हम फर्दर प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। अस्सलाम हाँ वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम कल जो एग्जांपल की थी हमने उसकी 4th ट्रांजैक्शन जो है हाँ जी, उसमें 65,000 की ओनर्स ने गुड जो है वो विड्रॉ की है, तो वो हमने कैपिटल में से माइनस नहीं थी की, हमने कहा था कि वो परचेजेस में से ही लेस कर देंगे, लेकिन वो एक्चुअल में तो वो गुड्स जो है या कैपिटल में चलो से वो मैं एंट्री इन्वेंटरी में से सबको वो गुड्स प्रॉब्लम निकली हैं। करिए, मैं समझ गई बेटे, आप मेरे साथ रहिएगा, देखो मैं उसको दोनों एंगल से दोबारा सॉल्व करवा देती हूँ। बहुत से स्टूडेंट को इशू आया था। बेटे आपका नाम क्या था, हमजा? जी मैम।
ठीक है, अब देखो मैं पुराने मेथड से ही उसको पहले सॉल्व करती हूँ, परपेचुअल मेथड से, फिर उसको पीरियोडिक से भी सॉल्व करूंगी। एक्चुअल में उसने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन, क्योंकि स्टूडेंट सॉल्यूशन जरूर देखते हैं, उसे जरूर कंसल्ट करते हैं, टीचर की बात पे कम फोकस करते हैं, तो इसलिए मैंने उसको दूसरे मेथड से करवाया। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, दोनों मेथड एक टाइम में आ गए, इसलिए आप लोगों के लिए इशू हुआ। मैं दोनों मेथड से इसको सॉल्व करवाती हूँ। सिर्फ गुड्स का इशू है, कैश को विड्रॉ करने का इशू नहीं है, गुड्स विड्रॉ करने का इशू है। ओके जी मैम, अब देखो मैं दोनों एंगल से इसको सॉल्व करवाती हूँ। मैंने यहां लिखी है काउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ऐसे ही है। अच्छा अब देखो बेटे, ऑनर ने, मैं दोनों सॉल्व करवाती हूँ। सबसे पहले कैश विड्रॉ किया, कितने का था? 35,000। 35। ओके यस मैम। कैश बेटे एसेट है, यस मैम। बिजनेस से जा रहा है तो कैश का बैलेंस कम हो गया 35,000 से। इसका दूसरा इफेक्ट, कहां जा रहा है, जहां जा रहा है ये कैश, उस रीजन पे दूसरा इफेक्ट दे दीजिए। ऑनर लेकर जा रहा है, ऑनर कुछ भी लेकर जाए उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग्स हैं इसलिए कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। 35,000 ये मैंने माइनस कर दिया। ओके हो गया, यहां तक क्लियर? ओके अब देखो बेटे गुड्स की बात करते हैं। गुड्स को हमने, गुड्स के लिए अकाउंट ओपन किया था एसेट की साइड पे इन्वेंट्री के नाम से। अब इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसे मैं सॉल्व करती हूँ। इन्वेंट्री हमारा एसेट है, बिजनेस से जा रहा है, कितनी कॉस्ट का? 65,000 की कॉस्ट की गुड्स बिजनेस से जा रही है। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग हम करते हैं, तो बिजनेस से गुड्स जा रही है, मैंने इन्वेंट्री का बैलेंस 65,000 से कम कर दिया। कहां जा रही है जनाब? ऑनर लेकर जा रहा है, ऑनर लेके जा रहा है। ओके जी, ये तो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स का इफेक्ट किस पे दें? कैपिटल पे दें। ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है। लीजिए मैंने 65,000 यहां से माइनस कर दिया। एक तो इसका ट्रीटमेंट ये है जहां पे आप गुड्स के लिए एसेट्स की साइड पे इन्वेंट्री का अकाउंट ओपन करते हो अंडर परपेचुअल सिस्टम। तो अब देखो दोनों साइड पे 1 लाख नेगेटिव हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस है, बैलेंस है। यस मैम। ओके अब देखो डेबिट क्रेडिट में बात करें तो जनाब एसेट्स कम हो रहे हैं, इनको क्या करना है? क्रेडिट। कैपिटल का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? क्रेडिट। और उसके रूल्स क्या पड़े हुए हैं कि बेटे अगर वो डिक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट। ओके हो गया, डेबिट क्रेडिट भी इक्वल अमाउंट का हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन भी टैली हो गई। ओके जनाब बिल्कुल ठीक है। अब जनाब हम इन्वेंट्री का अकाउंट ओपन नहीं करते, हम परपेचुअल की बजाय इसको पीरियोडिक मेथड से सॉल्व करते। अब पीरियोडिक मेथड में मैं क्या करूंगी? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब जब मैं कैश की बात करूंगी, बिजनेस से कैश जा रहा है 35,000 माइनस कर दिया एसेट्स की साइड से, ऑनर लेके जा रहा है, ड्राइंग्स हैं, इसलिए बेटा जी हमने क्या किया? कैपिटल में से भी उसको माइनस कर दिया। जब गुड्स की बात आई तो जनाब हमें पीरियोडिक मेथड ये बात समझाई कि जनाब बिजनेस में नेक्स्ट में यही मेथड चलेगा ऑनवर्ड चैप्टर्स में। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनानी है तो वहां ये मेथड यूज होता है जो अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। वो मेथड ये कहता है कि जनाब बिजनेस से फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी गुड्स चली जाती हैं, बिजनेस से फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स जब भी चली जाती हैं, आपने उसका इफेक्ट क्या देना है? आपने कहना है हमने खरीदी ही नहीं थी, परचेजेस में से माइनस कर दो। चाहे ऑनर ले गया वो भी पैसे नहीं देगा, हमने डोनेट कर दी पैसे नहीं आएंगे, भाई खरीदे हुए थे, आपका पैसा उस पर लगा हुआ था, आपकी कॉस्ट इंकर्ड हुई हुई थी, वो कॉस्ट भी कवर नहीं हुई। आपने कस्टमर्स को मार्केटिंग पर्पसेस के लिए फ्री सैंपल्स के तौर पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करवा दी, गुड्स की कॉस्ट की रिकवरी भी नहीं हो रही। इन सिचुएशन में जब बिजनेस में पर्पस के लिए आपने चीजें तो खरीदी थी, पैसे दिए थे, लेकिन कॉस्ट इंकर्ड हुई थी, खर्चा बर्दाश्त किया, लेकिन वो खर्चा भी हमारा रिकवर नहीं हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स बिजनेस से चली गई, तो जनाब उस मेथड में कहा जाता है कि आप अपने परचेजेस को कम कर लें। आप कहें हमने ये चीजें परचेज ही नहीं की थी। ओके जी, अब इसकी एप्लीकेशन मैं कैसे करूंगी? जनाब उस मेथड में चीज जो हम खरीद रहे हैं तो हमारा एक एक्सपेंस रेज हो रहा है जिसका नाम है परचेजेस। परचेजेस क्या है? बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, मेजर एक्सपेंसेस हैं। अब एक्सपेंसेस की वजह से होता क्या है कि बेटे इसका इफेक्ट क्या है कि एक्सपेंसेस की वजह से
प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट का अल्टीमेटली इफेक्ट हमने किस चीज पे देना होता है, कैपिटल के एलिमेंट पे उसका इफेक्ट देना है। प्रॉफिट के कम होने से कैपिटल भी आपका रिड्यूस हो जाता है। बताए हमसे बेटे, यहां तक क्लियर? बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि जब आपने ये आइटम्स खरीदी थी तो परचेज के एक्सपेंस का अकाउंट आपने क्रिएट किया था, उसको कैपिटल में से माइनस किया था, उसकी वजह से प्रॉफिट आपका कम हुआ था। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है? अब हमने ये काम करना है कि हम कह रहे हैं कि हमने ये चीजें खरीदी ही नहीं है, ये आइटम्स हमने परचेज ही नहीं किए। तो जनाब क्योंकि हमने ये परचेज नहीं किए तो आप अपनी परचेजेस को कम कर लो। परचेजेस कम होंगी, एक्सपेंसेस अल्टीमेटली आपके कम होंगे। एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज होगा। प्रॉफिट, शाबाश, इंक्रीज हो जाएगा। और प्रॉफिट का अल्टीमेटली इफेक्ट हमने किस पे देना है? कैपिटल। कैपिटल पे। तो बेटे जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा। यस मैम। ओके जी। अब देखो मैंने इस मेथड में जब मैंने इसको परचेजेस के तौर पे कंसीडर करना है, मैंने क्या करना है? परचेजेस को कम करने का मतलब है कि एक्सपेंसेस कम होंगे, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो इसकी वजह से पहला इफेक्ट क्या देना है, मैंने प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से कैपिटल को इंक्रीज करना है 65,000 से। अब 65,000 से कैपिटल मैंने बढ़ा दिया, 65,000 का एक इफेक्ट लिया। दूसरा इफेक्ट क्या है वो टेबल जहन में है जो मैंने उस दिन करवाया, उसमें लिखा हुआ था एक इफेक्ट तो आपने इसका ये लेना है कि परचेजेस में से माइनस कर दें, एक्सपेंस को कम करें और प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट का बढ़ना कैपिटल में हमने शो करवाना है, 65,000 ऐड कर दें। दूसरा इफेक्ट क्या दें, ये गुड्स कहाँ गई, वो उसका दूसरा इफेक्ट है। गुड्स कहाँ गई भाई, ऑनर ले गया, ऑनर ले गया, ओके जी। ड्राइंग्स हैं तो ड्राइंग्स का इफेक्ट दो। अब ड्राइंग्स की वजह से क्या करते हैं, कैपिटल को कम करते हैं, तो 65,000 ही यहां ऐड हुआ, 65,000 ही यहां से माइनस हो गया। अब वो बुक में क्या कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव अमाउंट मेरा ख्याल है अलग से शो नहीं कर रहा। 35,000 प्लस 65,000 1 लाख नेगेटिव शो कर रहा है, चेक करो। यस मैम ऐसे ही करा। ठीक है, मैंने उसकी डिवीजन कर दी, 65,000 के दोनों इफेक्ट्स अलग शो कर दिए, 35,000 के दोनों इफेक्ट्स अलग शो कर दिए। आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। ये मोस्टली स्टूडेंट को इशू आ रहा था। अब देखते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। चलें 35,000 नेगेटिव एसेट्स की साइड पे, यहाँ कितना है बेटा जी, 65 से कटा 35,000 नेगेटिव मेरे पास दूसरी साइड पे हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी टैली हो गई। डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं जनाब। कैश का नेगेटिव 35,000 क्रेडिट, कैपिटल का नेगेटिव डेबिट, कैपिटल का पॉजिटिव क्रेडिट, नेगेटिव डेबिट। तो जनाब डेबिट क्रेडिट भी इक्वल हो गए। बिल्कुल ठीक इम्पैक्ट्स दिए हमने। बताओ क्लियर हुआ? मैम ये तो क्लियर हो गया था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था। अच्छा एक ये भी क्वेश्चन था कुछ और था। और एक चले ये भी, बाकी स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैम ये था कि अगर पहले बिजनेस में एसेट्स पोस्ट करें कि 1 मिलियन के हैं, हाँ उसमें से 65,000 की उन्होंने परचेजेस की हुई हैं जो अब ओनर ने विड्रॉ कर ली है, तो रियलिटी में अगर टोटल एसेट से बेटे कंपेयर किया क्वेश्चन जाए रिपीट करो, तो दोबारा बिजनेस को से क्वेश्चन रिपीट करो बेटे। अगर मैम टोटल एसेट जो पहले था वो 1 मिलियन था और हाँ, ओनर ने परचेजेस की हैं 65,000 की, जो ऑनर उसने ने अब नहीं, ये आके वर्ड नहीं बोलना कि ऑनर ने परचेज की, बिजनेस बिजनेस ने ने परचेज किया। बिजनेस ने परचेजेस की हैं जो अब आके ओनर ने विड्रॉ कर ली है। हाँ तो रियलिटी में तो बिजनेस का जो एसेट था वो 0.9 समथिंग हाँ, वो मतलब 65 माइनस कर दिया, वो रह गया एग्जैक्टली। वो इतना ही रह गया। तो वो हम्म, हमने क्यों नहीं शो किया इसको? ऐसे तो जो टोटल एसेट की जो वो जो स्टेटमेंट है वो पहले तो वाला इनकरेक्ट नहीं। मेथड है ना बेटे, जो पहले वाला मेथड है प्रीवियस स्लाइड में, उसमें हमने ये किया। ये देख लो 65,000 से इन्वेंट्री कम हो रही है, तो आपका एसेट अगर पहले का फर्ज करें इन्वेंट्री 1 लाख की थी, 65,000 माइनस किया तो नेट हमारे पास 35,000 होगा। ये इस मेथड में ऐसा होगा, लेकिन उस मेथड में परपेचुअल भी में शो नहीं करते। हाँ एग्जैक्टली। तो मैम वो मेथड जो है वो किस लिए होता है, दूसरा जो है ये बेटे हमने पीरियोडिक? परपेचुअल पीरियोडिक मेथड बड़ी डिटेल में डिस्कस करने आगे जाके, वहां पे चीजें ये जाके डिस्कस होंगी, क्योंकि उनको डिस्कस करने के लिए मुझे कुछ और नई चीजें बतानी पड़ेगी, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये कंफ्यूजन थी मैम। ठीक है बेटे, चलें बाकी स्टूडेंट के क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ और भी स्टूडेंट्स थे? हाँ जी अरीश बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
मैम जो हम रेंट पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस तो है, लेकिन वो लाइबिलिटी भी तो बनती है। अगर उसको हम पे कैपिटल ना से क्यों माइनस कर? अगर रेंट का बिल ड्यू हो गया, आपने पे नहीं किया, जैसे बिजली को इस्तेमाल कर लिया, बिजली का बिल आ गया, जब बिजली का बिल आ गया आप सर्विसेज ले चुके हो इलेक्ट्रिसिटी की, आपका एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका, आपने बिजली का बिल जब तक अदा नहीं करते वो तब तक आपकी लाइबिलिटी है। बिजली का बिल पे कर दिया, आपकी लाइबिलिटी पूरी हो गई। ठीक है, तो अब आपने एग्जांपल कोट किया रेंट की जी। अब बेटे रेंट अगर आपने बिल्डिंग को यूज कर लिया, पूरा महीना जनवरी के मंथ में बिल्डिंग के रेंट, बिल्डिंग की फैसिलिटी को अवेल कर लिया, रेंट आपका एक्सपेंस बन गया। अगर तो आपने इसके पैसे दे दिए हुए हैं तो ये लायबिलिटी नहीं है, और अगर देने हैं तो लायबिलिटी है। अब ये पेड रेंट है तो हाँ, उसको हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। यस, कैपिटल में से तो करना ही है, क्योंकि रेंट आपका एक्सपेंस है, वो चाहे पे हुआ या नहीं पे हुआ, कैपिटल में से तो माइनस करना है जब वो इंकर्ड हुआ है। दूसरा इफेक्ट इसका क्या दोगे, अगर पे हो गया तो कैश में से माइनस, नहीं पे हुआ लायबिलिटी बना दो, ये उसका दूसरा इफेक्ट होगा। ठीक हो गया बेटे? थैंक यू। थैंक यू मैम। यू वेलकम बेटा। हाँ जी हमजा। प्रॉफिट कम हो जाता है। हमजा दोबारा क्वेश्चन पूछें। मैम क्वेश्चन ये है कि आप कह रही हैं एक्सपेंसेस जब हमारे बढ़ जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाता है। तो मैम जब किसी बिजनेस में ट्रेड के लिए जब कोई गुड्स परचेज की जाती हैं तो जाहिर है जब वो हम सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, ये एक्सपेंसेस किसी और सेंस में एक्सपेंसेस जो दूसरे अदर एक्सपेंसेस हैं ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं? नो, मेरे परचेजेस तो मेजर एक्सपेंस आपका जो सीजीएस का पार्ट बनेगा। चीजें खरीदी हैं, गुड्स आपका करंट एसेट है, जिनको खरीदा बेचने के लिए। जब मैंने खरीदा था जब भी मुझे अपना मोटिव, अपना पर्पस मालूम था कि मैंने इनको अल्टीमेटली बेच देना है। आपका जो परपेचुअल मेथड वो बिल्कुल ठीक कहता है जब आपने खरीदा है, अभी बेचा नहीं, फायदा नहीं लिया, फायदा जब तक लेना है ये तब तक आपका एसेट है, इसको इन्वेंट्री में रखें। जब आपने बेच दिया तो जितनी चीजें आपने बेच दी, मैंने 1 लाख कॉस्ट की चीजें खरीदी थी, उसमें से 50% चीजें मैंने बेच दी। अब 50% चीजों को बेच के मैंने फायदा ले लिया हुआ, तो जो 50% आइटम्स की कॉस्ट है 50,000, वो मेरा खर्चा बन चुका, वो मैंने सीजीएस में लेकर जाना। मैम सॉरी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बिजनेस में ट्रेड के लिए गुड्स परचेज की जाती हैं तो वो भी हमारा जो है वो एक्सपेंस ही है ना? हाँ, पर पीरियोडिक मेथड में हम ये काम करते हैं। देखो दोनों मेथड में मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, दूसरे मेथड में हम ये करते हैं कि जनाब जितनी गुड्स खरीदी हम एसेट्स में नहीं लिखते, हम उसे परचेज एक्सपेंस में डाल देते हैं और डायरेक्टली सीजीएस में ले जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक, thank you. But keep in mind there are 2 methods of dealing the items purchased in the biz for the resale purpose, perpetual and periodic. ठीक, thank you मैम। You're welcome बेटे। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हैं सर, ये रिस्पॉन्स सिस्टम थोड़ा लेट करता है जी। मोहम्मद अकबर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आरिश एंटरप्राइज के जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो ज़ाहिद फॉर दोबारा समझाते हैं। और जो which one ये डाउटफुल डेब्ट्स वाली। ओके जी, थर्ड वन। ठीक है बेटे, चलें थर्ड और पॉइंट। मैम ये जो आपने अभी करवाई है ना, मतलब के पेबल्स और रिसीवेबल्स का, इनको छोटे-छोटे एग्जांपल्स या ट्रांजैक्शंस के थ्रू समझा सकती हैं आप? हाँ बेटे, क्यों नहीं, आज ऐसा ही कर लेते हैं हम, छोटे-छोटे एग्जाम। ठीक है बेटे, दोनों चीजें भी आपकी सॉल्व हो जाती हैं। चलें आप मेरे साथ रहिएगा। हम पहले आरिश एंटरप्राइजेस की थर्ड ट्रांजैक्शन बोल रहे हो ना आप, वो निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। थर्ड ट्रांजैक्शन में कहता है कि जनाब a customer owes 3,48,000 and it is expected that AE would be able to recover 60%. कस्टमर हमें ओस क्यों कर रहा है, कस्टमर से पैसे क्यों लेने, इसका मतलब चीज हमने उसको ऑलरेडी बेच दी हुई, इसलिए पैसे लेने। अब जब चीज बेची होगी, रेवेन्यू हमने तब अर्न किया होगा। फर्स्ट करें मैंने जनवरी में चीजें बेची हैं, फरवरी में पैसे लेने हैं, तो बेटे जब मैंने जनवरी में चीजें बेची होंगी तो जनवरी में मैंने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा।
जी कल ही ठीक है। अब कहता है कि जो फरवरी में हमें पैसे आने हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60% हमें पैसे आ जाएंगे, आए नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कंफर्म आपको रेवेन्यू रिसीव हो जाए तब रिकॉर्ड करें। मुझे पता है 60% मिल जाएंगे, मिलेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, अभी नहीं करना। फिर अभी क्या करना है, क्यों ये ट्रांजैक्शन दी है? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 60% मिलेंगे, तो व्हाट अबाउट 40%? इट मीन्स कि वो मुझे नहीं मिलेंगे, भाई वो मेरा लॉस हो सकता है। जब मैंने उधार चीज बेची थी, मुझे तब भी आइडिया था कि जब हम उधार बिजनेस में चीज उधार पे लेन देन करते हैं तो लॉसेस होते ही हैं, लेकिन उधार बेचने का फायदा बड़ा होता है, कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट करते हैं उधार बेच के। तो लेकिन जब उधार बेचा, मुझे पहले से आइडिया था कि लॉस हो सकता है। कौन कौन कस्टमर लॉस करेगा वो जनाब, अब हमें एक कस्टमर का हो रहा है, डाउट हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम 60% आपको पे कर पाएंगे, 40% पे नहीं करेंगे। भाई 40% का लॉस हो सकता है, क्या करूं? एक्सपेक्टेड लॉस है, अभी कंफर्म नहीं हुआ मुझे। लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने कहा जब आपको एक्सपेक्टेशंस हो कि जनाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लॉस हो सकता है, उसको बुक करें, उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है भाई, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा? जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं बेटे, तो ये बड़ा इशू है, चलें। एक्सपेक्टेड लॉसेस जो है हमारे, हम उसे अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जब रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। और यहां पे हम कौन से लॉस के लिए प्रोविजन क्रिएट करें? फॉर डाउटफुल डेट्स ड्यू फ्रॉम कस्टमर। तो इस प्रोविजन का नाम भी यही रख दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये जो प्रोविजंस होती हैं, ये स्पेसिफिक एसेट्स के एंगेंस्ट में क्रिएट की जाती है कि जनाब उन एसेट के एंगेंस्ट में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जिस एसेट पे प्रोविजन क्रिएट की जाती है, ये प्रोविजन उसी एसेट में से माइनस कर देते हैं। अब ये प्रोविजन मैंने क्यों क्रिएट की? बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स इंकर्ड क्यों हो रहे हैं? एक्सपेक्टेड लॉस रेज क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स। ना उधार बेचते ना ये लॉस होता, अब उधार बेचा है तो इसलिए ये लॉस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं। भाई जब मैंने उधार बेचा था, कौन सा एसेट क्रिएट हुआ था? रिसीवेबल का एसेट क्रिएट हुआ था। इस एसेट के अंगेंस्ट में मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करनी पड़ी, इसलिए मैं इसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या दूंगी? ये प्रोविजन इस एसेट पे क्रिएट की जा रही है, इस एसेट में से माइनस कर दूंगी। एक इफेक्ट तो प्रोविजन का क्या होगा, वो आपके स्पेसिफिक एसेट की अमाउंट को कम करेगा, एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इंपैक्ट इसका क्या होगा? जनाब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने कहा लॉस बुक करें, ठीक है, हमने कहा ओके सर अभी बुक कर लेते हैं। लॉस को बुक करेंगे, प्रॉफिट कम होगा, अल्टीमेटली आपका कैपिटल भी कम होगा। तो हमने इसका दूसरा इंपैक्ट क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको एक्सपेंस बुक करना है। अब क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, अल्टीमेटली रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का इफेक्ट हमें कैपिटल अकाउंट पे देना पड़ता है। तो हम जब इसे एक्सपेंस बुक करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे फ्रॉम कैपिटल। हाँ जी मोहम्मद अकबर, बेटा क्लियर हुआ? यस मैम, मतलब हम 40% को एक दफा रिसीवेबल में से माइनस करेंगे और एक दफा कैपिटल में से। अब वो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मुझे कैलकुलेट करके बताओ। आपके पास कैलकुलेटर है? सर है आपके पास, थैंक यू सर। चलें, मुझे भी मिल गया कैलकुलेटर। जनाब 3,48,000 पे बेटा जी हम 40% कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास आ रहा है 139,200। अब मैंने 139,200 रिसीवेबल में से भी माइनस कर देना है एंड 139,200 कैपिटल में से भी माइनस कर देना। हाँ जी मोहम्मद अकबर, बेटे क्लियर हुआ? यस मैम, ये बात क्लियर होगी। मैम मैंने आपसे ये बात पूछनी थी, रिसीवेबल में हम लिखेंगे सिर्फ 60%, क्यों ना हम सिर्फ लिखें 60%? क्योंकि हमने तो रिसीवेबल में अमाउंट लिखनी वो है कि जो हमें पता हो कि हमारी आनी है। हाँ, तो हम ये क्या करेंगे, जब रिसीवेबल में से ये 40% माइनस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली पीछे रह ही 60% जाएगा। तो वो जब 60% आ जाएगा तब दोबारा से रिसीवेबल 60% से कम कर देंगे।
ठीक है, ठीक हो गया? और कोई इशू बेटे? चलें बाकी स्टूडेंट के क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ जी बेटे, और स्टूडेंट्स किधर गए? कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है? पूछ दीजिए जितना भी पूछना है। चलें, अच्छा जनाब, अब कुछ नई बातें फिर डिस्कस करें। आपकी तरफ से कोई हैंड फर्दर रेज नहीं हो रहा। चलें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपको लिस्ट मैंने बेटे यहाँ बताई थी, अब क्योंकि आपने पॉइंट पढ़ लिया हुआ है, ये देखो रिसीवेबल वाली स्लाइड में दोबारा से ओपन कर रही हूँ। यहाँ जहाँ लिस्ट में मैंने लिखा हुआ है डिक्रीज इन रिसीवेबल, एक पॉइंट हमने और पढ़ लिया हुआ है, वो भी यहाँ लिख लेते हैं कि जनाब बिकॉज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी रिसीवेबल का बैलेंस कम होता है, वो भी हम यहाँ लिस्ट में ऐड कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, चलो अब जनाब अकबर ने कहा हम उनकी बात को फॉलो करते हैं, मोहम्मद अकबर ने, कि जनाब हम इनकी छोटी छोटी सी एग्जांपल्स यहाँ पे ले आते हैं। चलें पहले रिसीवेबल को सॉल्व करते हैं। चले अब यहाँ पे एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर, एक्सक्यूज मी सर, सर वो म्यूजिक बंद कराइएगा। जी बेटे, अब सपोज मैं स्टेप बाय स्टेप एक ट्रांजैक्शन को लेकर चलती हूँ। हमने गुड्स सेल की, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹100,000 ऑन क्रेडिट। हमने 1 लाख की चीज बेची, पहली ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या क्या हैं, दोनों इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक इफेक्ट सेल्स है, सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू मीन इनकम। तो सेल्स की वजह से हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर अकाउंटिंग की इक्वेशन में पांचों के पांचों एलिमेंट्स हम शो करवाते तो जनाब हमने रेवेन्यू को जाके 1 लाख से बढ़ा देना था, लेकिन अब क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपके टेम्पररी अकाउंट्स हैं, वो हम शो नहीं करते, हमें उसका इफेक्ट अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट पे देना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पे देंगे। कैपिटल आपका बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़े तो कैपिटल इंक्रीज होता है जनाब। कितनी अमाउंट से? 1 लाख से। अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा जनाब? चीज बेची, पैसे नहीं आए, उधार बेची। अब जब उधार बेची है तो आपका कौन सा अकाउंट क्रिएट हो गया? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल क्या है? हमारे करंट एसेट्स हैं, और जनाब उधार जब बेचा है तो पैसे लेने हैं, आपका रिसीवेबल का बैलेंस इंक्रीज हो गया। कितने से? 1 लाख से। अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी टैली है, कैपिटल वाली साइड पे भी 1 लाख पॉजिटिव और एसेट्स की साइड पे भी 1 लाख पॉजिटिव। साथ ही हम अपने डेबिट क्रेडिट को भी आइडेंटिफाई करके इक्वल कर लें, वो ऑनवर्ड चैप्टर्स में हमारी हेल्प करेगा। जनाब कैपिटल इंक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। और रिसीवेबल आपके एसेट्स हैं, ये इंक्रीज हो तो क्या होता है? डेबिट। ओके जी, अब हुआ क्या? उधार चीज बेची, उसके बाद आफ्टर सम, अब हमने अपने कस्टमर को जनाब 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दे दिया। आफ्टर 1 मंथ हम रियलाइज कर रहे हैं कि 100% हमें रिकवरी नहीं होगी, हमें 80% रिकवर होगा। जनाब 80% recovery is expected, means कि 20% is doubtful। %20 हमारा डाउटफुल है। अब जनाब इसके इंपैक्ट्स लेते हैं। जनाब 80% रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 माह में हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जो हमने कस्टमर को 2 माह का टाइम पीरियड दिया हुआ, उसमें 80% रिकवर हो जाएगा।
लेकिन अभी से हमें डाउट हो गया, कुछ हमें ऐसे क्लूज मिले, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले कि जनाब उन जो हमारे स्पेसिफिक कस्टमर है उनका बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, कुछ उनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, वहां से हमें शक हुआ है, या उनका बिजनेस ठीक है, उनकी मार्केट रेपुटेशन कुछ ऐसी आ रही है कि वो 100% वहां से हमें रिकवरी नहीं होगी, मैक्सिमम है हम 80% रिकवर कर पाएंगे, 20% हमें रिकवर नहीं होगा। अब डाउटफुल डेट्स रेस हो गए, हमने इसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर दिया। अब प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रोविजन से होगा क्या, हमारा रिसीवेबल का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। कितने से? 20% से। 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000। 20,000 से मैंने एक इसका इंपैक्ट क्या दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करूंगी, और ये प्रोविजन बिकॉज ऑफ रिसीवेबल्स क्रिएट हो रही है, ना उधार बेचते, ना रिसीवेबल का अकाउंट होता, ना डाउटफुल डेट्स होते, तो क्योंकि ये डाउटफुल डेट्स उधार बेचने की वजह से, रिसीवेबल अकाउंट के क्रिएट होने की वजह से हम ये लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोविजन इसके अगेंस्ट ही क्रिएट होगी, इसी में से माइनस करेंगे, तो रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट आपका कम हो जाएगा। एक इम्पैक्ट ये है। दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि जनाब जो प्रोविजन है रिसीवेबल को तो कम करेगी, दूसरा ये आपका एक्सपेक्टेड लॉस है, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है लॉस को बुक करें। लॉस की वजह से क्या होगा बेटे, आपका प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट के कम होने से अल्टीमेटली आपका कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा। कितने से? 20,000 से। तो 20,000 से रिसीवेबल्स कम, 20,000 से कैपिटल कम, अकाउंटिंग इक्वेशन टैली। उसके बाद रिसीवेबल एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, उसको क्या करना है? क्रेडिट। कैपिटल कम हो रहा है, उसको क्या करना है? डेबिट। इक्वल हुआ। अब जनाब उसके बाद क्या हुआ? 80% कैश रिसीव हुआ, 80% रिकवरी के अगेंस्ट। फर्दर एक चीज मैं और एज्यूम कर लेती हूँ, जो रिमेनिंग 80% रिकवरी हमने उनसे करनी थी, वो रिकवरी कैसे हो रही है? वो अमाउंट 80,000 बन रही है। सपोज कर लें कि जनाब 75,000 हमने अपने कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया, और क्योंकि हमें डाउट था कि मजीद बैड डेट्स ना हो जाएं, जितना ज्यादा लेट करेंगे हो सकता है उसके बिजनेस की कंडीशन मजीद खराब हो जाए, हमने यहाँ डिस्काउंट का ऑप्शन दे दिया। हमने कहा कि भाई साहब जितने पैसे दे सकते हैं वो हमें दे दीजिए, हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं, 5,000 की जो छूट दे देते हैं, आपको 5,000 का डिस्काउंट दे देते हैं। उन्होंने 75,000 हमें दे दिया, हम मजीद लॉस नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ? 5,000 का जनाब हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। जो हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं वो क्या है? वो डिस्काउंट अलाउड है। अब देखें इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे। रिसीवेबल पे क्या इंपैक्ट आएगा? रिसीवेबल 75,000 से भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि कैश रिसीव कर लिया, वो अब रिसीवेबल नहीं रहा, और 5,000 का हमने खुद डिस्काउंट दे दिया कि भाई हमने आपसे ये पैसे नहीं लेने, अब वो भी हमारा रिसीवेबल नहीं रहा। तो क्या किया? 80,000 से मैंने अपने रिसीवेबल्स को डिक्रीज कर लेना। वो लिस्ट में देखो ये चीजें मैंने मेंशन की भी हैं कि इनकी वजह से भी रिसीवेबल्स आपके कम हो रहे हैं। तो जब हम खुद अपने कस्टमर को कह रहे हैं कि भाई 5,000 हम आपसे नहीं लेंगे, तो फिर क्यों मैं बुक्स में उसको रिसीवेबल में रहने दूं? अगर मैं 5,000 को नहीं बुक करती तो मेरे बुक शो करेंगे कि 5,000 लेना है आपको, अपने कस्टमर से लेना है, जबकि हमारी सेटलमेंट हो चुकी, हमने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया कि 70-80,000 रहता था, हमने कहा 75,000 कैश दे दीजिए, 5,000 आप हमसे डिस्काउंट ले लीजिए। तो जनाब 80,000 से एक इंपैक्ट तो ये होगा, रिसीवेबल आपके डिक्रीज होंगे। इसके अलावा क्या इंपैक्ट्स होंगे? कैश आ रहा है बिजनेस में, उसका बैलेंस बढ़ रहा है, 75,000 से मैंने कैश को इंक्रीज कर दिया। फिर 5,000 क्या है? 5,000 है बेटा जी हमारा डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड क्या है बेटे? ये हमारा एक्सपेंस है। पैसे मिलने थे, हमने खुद ही कहा रहने दो, ये हमारा, हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस की वजह से क्या होगा बेटे? आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और प्रॉफिट के अल्टीमेटली डिक्रीज करने से आपका कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा। कितनी अमाउंट से?
5,000 से। अब देखो आपकी पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ चलें। पहले एसेट्स की साइड पे देखो क्या है। एक एसेट जो रिसीवेबल है 80,000 से डिक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट आपके पास कैश है 75,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो नेट इफेक्ट आपके पास 5,000 नेगेटिव है। और इसी तरह कैपिटल और लाइबिलिटीज की साइड पे चलें, वहां पे भी 5,000 नेगेटिव है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी इक्वेट है, इसका मतलब है हमने इफेक्ट सही से आइडेंटिफाई किए, सही से उसको रिकॉर्ड किया। डेबिट क्रेडिट में फर्दर कंफर्मेशन, रिसीवेबल एसेट डिक्रीज हो रहे हैं बेटा जी, ये आपके क्रेडिट, कैश आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट, कैपिटल आपका रिड्यूस हो रहा है डेबिट। हाँ जी बेटा जी, मेरा ख्याल है काफी हद तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे किन किन इम्पैक्ट्स की वजह से रिसीवेबल इंक्रीज होंगे, उनका सेकंड इफेक्ट कैसे देना है, कैसे डिक्रीज होंगे और उनके सेकंड इफेक्ट्स आपने कैसे देने। हाँ जी, अबू जरा से बेटे आपकी तरफ आते हैं। जी बेटे आसिफ। मैम ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई तकरीबन, लेकिन एक बात समझ नहीं, आपने कैपिटल जो आपका सेल्स रेवेन्यू 1 लाख, जितना आपने वो सेल्स आपकी हुई है 1 लाख की, आपने वो भी इंक्रीज कर दी है। कैपिटल तो हम तब इंक्रीज करेंगे जब हमारा प्रॉफिट मैंने इसको रेवेन्यू लिया, मैंने बेटे ये देखो इसको रेवेन्यू लिया, चीज बेच दी, रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया। जब रेवेन्यू अर्न कर लिया, प्रॉफिट बढ़ गया और अल्टीमेटली कैपिटल भी बढ़ गया। आप इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करवाना चाह रहे हो? नहीं मैम, रेवेन्यू तो आपका 1 लाख से बढ़ गया, वो तो एसेट वाली साइड पे आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें 1 लाख से रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू को एसेट्स में नहीं लेकर आना बेटे, रेवेन्यू से प्रॉफिट बढ़ेगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ेगा। ओके मैम, ठीक है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है जी। अब पूछे आसिफ, बस यही था बेटे? जी मैम, ओके जी मैम। अच्छा, आप सब स्टूडेंट ने बेटे सबसे मैं ये एक बात कहूं, हेजिटेशन मत फील किया करें, जैसा भी क्वेश्चन है चाहे आपको ऑड भी लगे आप क्वेश्चन पूछ दिया करें। मुगीज आमिर की तरफ चलते हैं। जी बेटे मुगीज। मैम ये एरिश एंटरप्राइजेस में सेकंड ट्रांजैक्शन जब हुई है, हाँ जी, जो गुड सेल हुए हैं उसका इन्वेंटरी पे क्यों नहीं इफेक्ट आया कोई? अच्छा उसको भी इन्वेंटरी से सॉल्व करवा दूं? यस मैम। अच्छा, उसको हमने सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, जैसे यहाँ मैंने सेल्स को सॉल्व किया, तो चलो बेटे इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इन्वेंट्री के अब 2 मेथड है ना, एक पीरियोडिक एक परपेचुअल है। जिस तरह मैंने कौन सी एंट्री पहले सॉल्व कराई वो ड्राइंग्स वाली, इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं। अ कस्टमर बॉट गुड्स 96,000, कस्टमर ने हमसे चीजें खरीदी। यस, इसका मतलब है हमने बेची है। यस। अब जब चीजें बेच रहे हैं, इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है ना बेटे, तो इन्वेंट्री में से माइनस कर दो। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में इशू क्या है, इन्वेंट्री में से सेल प्राइस माइनस करते हैं या कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस। शाबाश। इस क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं बताया कि कस्टमर को जो चीजें हमने 96,000 की बेची थी, हमने खरीदी कितने में। अगर वो हमें कॉस्ट प्राइस बता देता, हमने इस ट्रांजैक्शन को और सिंप्लीफाई कर लेना था। जैसे फर्स्ट करो, वो कहता कि आपने 80,000 की खरीदी थी, 96,000 में बेच दी। ऐसी ट्रांजैक्शन हमने पहले भी की हुई है। फिर मैंने क्या करना था, 80,000 की कॉस्ट है, मैंने अपनी इन्वेंट्री को 80,000 की कॉस्ट से कम कर देना था। 16,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 16,000 मैंने जाके कैपिटल में ऐड कर देना था। यहाँ पे कॉस्ट गिवन नहीं है, इसलिए मैंने इसको इन्वेंट्री के एंगल से सॉल्व नहीं कराया, दूसरे मेथड में सेल्स और परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करवा दिया। उस मेथड में जब हम चीज खरीदते हैं तो परचेजेस का अकाउंट आता है, जब बेचते हैं तो सेल्स का अकाउंट आता है। परचेजेस एक्सपेंस है, सेल्स आपका रेवेन्यू है। जब इन्वेंट्री के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल कि मैंने कितने में खरीदा था, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है और कितने में बेचा है, उसकी सेल प्राइस क्या है। जब मेरे पास ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, फिर मैंने इसको इन्वेंट्री के एंगल से सॉल्व करना। ओके हो गया बेटे? यस। चलें और बेटे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, मूवीज का भी हो गया। जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। जी
मैम ये जो फर्स्ट वाली आपने की है मैम, अगर हम इसे इन्वेंटरी से करें तो हम लोग, अगर हमने फर्ज करें हमने 95,000 की हमने गुड सेल्स की हैं, तो मैम इन्वेंटरी में से हमें 95,000 को माइनस करना था और 1 लाख को हमने एसेट में से एसेट में प्लस करना था, और जो हमने 5,000 का प्रॉफिट अर्न करना था उसको हमने कैपिटल में प्लस करना था। यस, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब इन्वेंट्री में डील करते हैं ना बेटे, तो मेरे पास सेल्स की ट्रांजैक्शन में वो कॉस्ट, जो चीज मैं बेच रही हूँ उसकी कॉस्ट कितनी थी, मैंने कितने में खरीदा था, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। वो इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजैक्शन में उसने दी नहीं, तो हम उस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाए। जब वो उसकी से जो हमने इन्वेंट्री अगर नहीं देगा तो इस वजह से हम इस मेथड से नहीं करेंगे। यस, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नहीं ये वाला मेथड यहाँ इस लेवल पे देना ही नहीं चाहिए था, क्वेश्चन की मिस्टेक है, नहीं करवाती, आप लोगों ने कंफ्यूज होना था, मैम ये चीज हमारी स्किप करवाई जा रही है। अब स्टूडेंट को क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि बेटे अगर टीचर किसी टाइम में किसी चैप्टर में फॉर द टाइम बिंग चीजों को होल्ड कर रहा है, रोक रहा है, तो क्यों रोक रहा है, बताने से होता क्या है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है स्टार्टिंग लेवल पे ही। तो इसलिए कुछ चीजें जो है ऑनवर्ड चैप्टर में भी, मैं ऑनवर्ड में तो खैर ऐसा नहीं है, वो अलग अलग छोटे छोटे से उन्होंने चैप्टर बनाए हुए हैं, अगर कभी मैं कोई चीज स्किप करूंगी वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं स्किप करवाऊंगी, लेकिन वो चीज आगे जाके कवर हो जानी। जैसे अब एक्रूअल प्रीपेमेंट में आप लोग उलझे हुए हो ना, इन पे कंप्लीट चैप्टर्स हैं, ये हो गया मैम। हाँ, तो उन पे कंप्लीट चैप्टर्स हैं, वहां जाके सही अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं भी आपकी जगह पे होती तो सेम इश्यू यही राइज होना था। ठीक हो गया बेटे सबका? यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। अल्लाह हाफिज बेटे, टाइम हो गया नेक्स्ट लेक्चर का। अब इंशाल्लाह मंडे में हमारी मुलाकात होगी। अंटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज।